नमस्कार प्रिय साथियों, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आर एस अखाड़ा के चैनल पे। मैं मोहित पंचोली आप सभी का स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। हम लोग हमारी एथिक्स की सीरीज जो है उसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हार्डली एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और आपका एथिक्स जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। अगेन जो बेसिक अप्रोच है जो हम हर क्लास में रिवीजन करते हैं वो है आपकी वोकेबलरी, आपकी जो एथिकल टर्म्स है वो आपका बार बार यूज होना चाहिए। आपका जो आंसर है उसमें एथिकल टर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी आंसर आए इन जनरल, चाहे वो वैल्यूज से संबंधित आए, चाहे वो एथिक्स से संबंधित आए, चाहे वो आपके वर्च्यूज से संबंधित आए, चाहे वो आपके मॉरल से संबंधित आए, आपको क्या है, जो डिक्शनरी आपने क्रिएट की है, जो वोकेबलरी आपने क्रिएट की है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज। और दूसरे नंबर पे है आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स अगेन, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे उतने ज़्यादा एग्जामिनर को आसानी होगी समझने के लिए कि आपने समझ लिया है चीज़ों को। ठीक है, चलिए अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा या दुविधा है जो कि आपके जितने भी केस स्टडीज आएंगी उन सभी में ये क्या होगा, केस स्टडीज में डिलेमा आएगा। डिलेमा कब आता है? जब हमको दो सही चीजों के बीच में चूज करना होता है। ठीक है, जब हमको दो राइट ऑप्शंस होते हैं, टू राइट ऑप्शंस के बीच में हमको चूज करना है कि कौन सा ज्यादा सही है या कौन सा कम गलत है, उस केस में एथिकल डिलेमा अराइज होता है। ठीक है, अब जो एक सही होगा और एक गलत होगा तब तो आप सही को चुन लेंगे। ठीक है, लेकिन सही और मोर सही में जब आपको चुनना है, दो सही ऑप्शन है उसके बीच में जब डिलेमा आता है तब आपके पास में डिलेमा रहता है, दुविधा रहती है और उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके कैसे हैं कि जैसे हम लोगों ने केस स्टडी देखी, उसमें देखा कि एक ओल्ड लेडी है, 60+ की ओल्ड लेडी है जिसको पेंशन चाहिए थी। अब लेकिन आपके पास क्या है, डिलेमा ये है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन फैक्ट्स अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और वहीं आप इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर चलते हैं तो आप देखेंगे कि यार इस स्कीम का फायदा अगर इस लेडी को नहीं हुआ तो फिर इस स्कीम का कोई महत्व नहीं रह जाता, सरकार की इस स्कीम का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, इसलिए एथिकल डिलेमा हो गया आपके बीच में, आपकी दुविधा हो गई, आपको चूज करना है। सिमिलरली जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, कोई आप एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज या कुछ हम माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। या फिर थर्मल से मान लीजिए पावर जनरेट हो रही है तो उससे भी एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो इकोनॉमी एक तरफ, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एथिक्स आपके आएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट एथिक्स, बिजनेस एथिक्स वर्सेस एनवायरमेंटल एथिक्स। अगेन आपको दुविधा है कि आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके पास ही नहीं, एक देश के पास भी डिलेमा रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो कि एक डेवलपिंग स्टेज पर है, उसको ये देखना है कि हमको अभी कितने ज़्यादा एमिशंस है या एमिशंस को कितने परमिसिबल लिमिट में रखना होगा। क्यों? बिकॉज वी हैव हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस वक्त जो हमारा फेस है वो हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर है। तो हमको क्या है कि हमारे पोटेंशियल का फुली यूटिलाइजेशन करना है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अर रिसोर्सेस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अर डेमोग्राफी एंड अर रिसोर्सेस, ऑफ अर डेमोग्राफी एंड अर रिसोर्सेस। ठीक है, डेमोग्राफी का और हमारे रिसोर्सेस का हमको फुली यूटिलाइज करना है। ठीक है, ताकि हम लोग डेवलप्ड नेशंस को कैचअप कर सके, डेवलप्ड नेशंस के बराबर जा सकें। तो ये डिलेमा है कि हमको एमिशंस को कितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना है, क्या करना है। एंड अगेन देयर इज अ चांस, और एक बीच में मार्ग है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एक मध्यम मार्ग है। तो वही केस स्टडी होगी। केस स्टडी में भी सेम आपके पास क्या होगा, मध्यम मार्ग आपको अपनाना होगा। आपको एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करना होगा। यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीमिटीज, और आपको क्या है, मध्यम मार्ग अपनाना होगा। तो अवॉइड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये सब डिलेमास आपको जो आपके पास आएंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अवॉइड एक्सट्रीमिटीज यानी कि क्या है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, बुद्धा का मध्यम मार्ग। ठीक है, आप जो भी सॉल्यूशन लेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो एज पर बुद्धा आपको लगा तो ये है आपका मध्यम मार्ग। या फिर आप एरिस्टोटल का सेम ही गोल्डन मीन के लिए बोल लीजिए कि एक्सट्रीमिटी को अवॉइड करते हुए गोल्डन मीन। गोल्डन मीन, ठीक है, गोल्डन मीन है एरिस्टोटल का। ये आपके लिए आसानी होगी, हेल्प करेगी। फिर आप वॉइस ऑफ कंसाइंस की बात कर सकते हैं। वॉइस ऑफ कंसाइंस महात्मा गांधी जी का, कि आपकी अंतरात्मा, देयर इज हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज कोर्ट ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अंबेडकर साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप यूज कर सकते हैं। मॉरलिटी एग्जिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अंबेडकर साहब ने कहा, आपको जो केस लॉस देखे होंगे रिसेंटली न्यूज में, ठीक है, तो वहां पे जब आप 377 की बात करेंगे, सेक्शन आईपीसी 377, 497, ठीक है, एडल्ट्री वगैरह, एलजीबीटीक्यू इश्यूज, एलजीबीटीक्यू एडल्ट्री, इन सभी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अयोध्या टेम्पल वर्डिक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ कंसेंस हो गया। उसके बाद में मोर राइट को आपको चूज करना है, मोर राइट को आपको चूज करना है। आपकी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स क्या बोलती है, या फिर आप ऑब्जेक्टिवली चलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को प्रेफरेंस देते हैं, फैक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आपको फॉलो करना है। जस्टिस यानी कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट ऑल्सो सीम्स टू बी डन। जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि जस्टिस ना केवल होना चाहिए, जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, जस्टिस इज टू बी डन एंड ऑल्सो सीम्स टू बी डन, और होता हुआ भी दिखना चाहिए, होता हुआ भी दिखना चाहिए, सीम्स टू बी डन। तो आपको न्याय का प्रिंसिपल होना है, और इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि आपने दूसरी वाली पार्टी को भी समान मौका दिया, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं किया। नेचुरल जस्टिस इंप्लाइज कि आपने सामने वाली पार्टी को भी मौका दिया है, सामने वाली पार्टी को आपने मौका दिया है, सुनने का, सुनवाई का अवसर दिया है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इन सब प्रिंसिपल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। जब आपके पास एनवायरमेंटल एथिक्स आ जाए तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 21, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, मेनका गांधी, एमसी मेहता केस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? गोल्डन प्रिंसिपल है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। गोल्डन प्रिंसिपल गीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप करेंगे यू रीप व्हाट यू सो, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, यू रीप व्हाट यू सो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप क्या है, आप अपने डिलेमास को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना है कि हमको कौन से पार्ट में, जैसे कोई केस स्टडी होती है उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव डिस्कस करते हुए आपको जस्टिफाई करना है। तो मध्यम मार्ग आसान है, अरिस्टोटल का गोल्डन मीन है, वॉइस ऑफ कंसाइंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, लॉज है, ठीक है। लॉज वर्सेस एथिक्स होता है तो लॉज इंपॉर्टेंट है, लॉज को अडेयर करते हुए चलते हैं आप। तो अलग अलग सिचुएशन है, और भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से हमको केस स्टडी में एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करना है। तो एथिकल डिलेमा क्या है? इज अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बिटवीन टू मॉरल imperatives neither of which resolves the situation in a morally satisfactory manner, ठीक है। It is a complex situation that often involves an apparent mental conundrum in which obeying one imperative would result in disobeying another, ठीक है। इसी तरीके से डिलेमा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल से समझ जाइएगा, ठीक है। एक डॉक्टर है और वो किसी टेररिस्ट का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। डॉक्टर है वो ट्रीटिंग अ टेररिस्ट, तो आपके पास डिलेमा है कि आप अपने डॉक्टर वाले जो एथिक्स है, यानी कि आपको पेशेंट की जान बचानी है, उसको देखा जाए, या फिर अपनी सोवरेनिटी का ध्यान में रखी जाए, नेशन की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर आपको स्टेप लिया जाए। तो उसके लिए क्या इंपेरेटिव है, क्या जस्टिस है, क्या न्याय है, वो क्या डिलेमा उसके सामने उत्पन्न होता है, उसके सामने उत्पन्न होता है, ठीक है। Administrative discretion. Public officials are not merely executors of public policy, they make decisions pertaining to the lives of people. For example, about taxes, survival, and the dismissal of people. When faced with alternative choices, public official face ethical problems. हमने देखा जब हमारे पास choices रहेंगी, जहाँ discretion रहेगा, तो हमारे पास ये सब चीजें उत्पन्न होगी। Corruption is an important manifestation of the failure of ethics. There is a colonial legacy of unchallenged authority and propensity to exercise power arbitrarily, यानी कि arbitrary exercise of power, ठीक है। arbitral exercise of power इसमें include है, ठीक है। नेपोटिज्म इसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल नेपोटिज्म यानी कि अगर आप मेरिटोक्रेसी को ध्यान में नहीं रखते हैं, मेरिटोक्रेसी को ध्यान में नहीं रखते हुए आपके जो पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म है, मेरिटोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। Appointment of relatives or friends to public positions, thereby ignoring the merit principle, leads to downgrading of the quality of public service. Then we have public accountability, policy dilemmas. Policymakers are often confronted by conflicting responsibilities, ठीक है। चलिए, फिर इसके लिए अपने पास सॉल्यूशन क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या क्या है? रीसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, ये एक सब टर्म्स है। रीसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स ऑन एथिकल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स कैन बी टेकन अप विद अ व्यू टू halt the decline of the time honored ethical principles and rules in the public. फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटीग्रिटी पैक्ट होता है कि आप जैसे
ओथ लेते हैं, उसी प्रकार से इंटीग्रिटी पैक्ट कि आपको सत्यनिष्ठा, मैं सत्यनिष्ठ रहूंगा, इस प्रकार का वचन देना पड़ता है। रीसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम प्रमोटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, वो जो अपन ने देखा था वॉइस ऑफ कंसाइंस, वहां पे आप देखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाएगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में वर्क कल्चर को फॉलो किया जाएगा, वर्क कल्चर को देखा जाएगा किस प्रकार से रिलेशन होता है उन एग्जांपल्स के थ्रू। कोड ऑफ कंडक्ट को, कोड ऑफ एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स को स्ट्रिक्टली अडेयर किया जाएगा। एनकरेजिंग पब्लिक सर्वेंट्स टू अडेयर टू द मैंडेटरी एंड परमिसिबल कंडक्ट इन द पब्लिक सर्विस। ठीक है, यानी कि ये आपके हैं, कभी हेल्प करे तो अपने हाथ बचाते हुए चले, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो उस केस में आपकी इंटेंशन भी देखी जाती है। ठीक है, जस्टिस जब कोर्ट में जाते हैं तो आप पूछते हैं किस इरादे से किया, किस इंटेंशन से किया। अगर इंटेंशन अच्छी है तो हमको वो स्टेप लेना चाहिए इन गुड फेथ। इन गुड फेथ हम ले सकते हैं। लॉज एंड रूल्स की बात कर सकते हैं। लॉज एंड रूल्स विच प्रोहिबिट मिसकंडक्ट एंड करप्शन should be strengthened and appropriate punishments for various violators should be handed out। यानी कि लॉज एंड रूल्स को स्ट्रिक्ट उनके बेसिस पर हमको करना है ताकि हम मिसकंडक्ट को बचा सकें, है ना, करप्शन को प्रिवेंट कर सकें। डिमॉन्स्ट्रेबल पॉलिटिकल कमिटमेंट एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी लेवल इज क्रिटिकल। पीयर कंसल्टेशन कैन ऑल्सो टर्न आउट टू बी वैल्यूबल। पीयर कंसल्टेशन यानी कि जैसे आपके पास कोई दिक्कत आई, कोई डिलेमा आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने सुपीरियर को पूछेंगे कि इस तरीके का डिलेमा है तो हम इसको किस प्रकार से किस प्रकार से हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी कभार आपके पास ये डिलेमा होगा कि सुपीरियर ही आपके केस में दिक्कत करेगा, उस केस में डिलेमा होगा, तब आपके पास जैसे विसल ब्लोइंग एक्ट है, जैसे विसल ब्लोअर जो विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत आप क्यों आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, आप अपने डिलेमा से निकल सकते हैं। देन वी हैव अगेन द प्रोसेस टर्म्स, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एन एथिकल डिलेमा इन एडमिनिस्ट्रेशन। Personal self-interest should be secondary to the common good in all situations, especially when such circumstances give rise to conflict of interest। For example, सबसे कॉमन है करप्शन, इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन है इसमें, इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन है, तो एक तरफ पैसा, ठीक है, दूसरी तरफ आपके बेस्ड ऑन जस्टिस कि आप क्या सही कर रहे हैं, दूसरी तरफ है आपका जस्टिस रहेगा, दूसरे एक तरफ वेल्थ, ठीक है, एक तरफ वेल्थ है, दूसरी तरफ आपका जस्टिस रहेगा। वेल्थ और जस्टिस के बीच में आपके कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, यानी कि क्या है, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको आप रखेंगे सेकेंडरी। A dilemma should be dealt appropriately by considering and reformulating all the options in a systematic and coherent manner। यानी कि आपको उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, कोई भी ऑप्शन है उससे क्या फायदा हो सकता है, उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, तब उससे क्या होगा, आप एक कंक्लूजन पे निकाल पाएंगे कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं, ये डिसएडवांटेजेस कम है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बेनिवलेंस भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन ट्रायल है, हम वैक्सीन ट्रायल्स करते हैं तो इसके ज्यादा फायदा होगा रेदर देन नुकसान। नुकसान तो होगा ही बट फायदा होगा, तो ज्यादा फायदा होगा, वो प्रिंसिपल हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा उसके एडवांटेजेस है कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस, तो हम उसको स्टेप को लेकर चलते हैं, आगे ले चलते हैं। Again, to resolve such ethical dilemmas, an order or a sequence of logical reasoning is must to integrate। और एक सीक्वेंस दे रखी है, एक लॉजिकल रीजनिंग दे रखी है। फॉर एग्जांपल संविधान जो है उसको सबसे ऊपर माना जाएगा, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आपकी ये केस स्टडी में भी काम में आ सकता है और इन जनरल क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल डिलेमा और हाउ टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमा, तब आपके सामने ये सब पॉइंट्स रखेंगे तो इसकी डिक्शनरी क्रिएट होगी और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। क्या है, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहे हैं, जो संविधान जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या अलग अलग डॉक्ट्रिन जो आपने यूज की है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें रहता है कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। संविधान की आत्मा जो है, उसकी भावना जो है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और उसके अगर कोई भी चीजें लॉज उसके बाहर होता है तो हम उसको अल्ट्रा वायर्स डिफाइंड कर देते हैं, अल्ट्रा वायर्स कर देते हैं उसको संविधान के। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और अपन कोड ऑफ कंडक्ट को, कोड ऑफ एथिक्स को स्ट्रिक्टली अडेयर करते हुए फॉलो करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, अदरवाइज हम पे ही चार्जेस लग जाएंगे। अगेन, रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यहाँ पे आप और नेचुरल जस्टिस को भी ऐड कर सकते हैं कि समान दूसरी पार्टी को भी सेम ऑप्शन दिया जाए। देन वी हैव प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी पैक्ट जैसे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी पैक्ट, शपथ, ओथ वगैरह आपको दिलाई जाती है जिससे कि आप ये इंटीग्रिटी रहे, करप्शन ना करें। इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी जस्टिस में किसी एक पक्ष को ना ध्यान में रखते हुए, किसी भी एक तरफ ना झुके हुए, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का ध्यान में रखते हुए कि आप तो इग्नोरेंट रहें और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें और फिर अपना डिसीजन लें। ठीक है, उस हिसाब से देना है। लार्जर पब्लिक गुड, ठीक है, यहाँ पे अगेन यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं कि
ग्रेटर बेनिफिट फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट मिनिमाइजिंग हार्म। ग्रेटर बेनिफिट फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटर बेनिफिट फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदा, ठीक है, पीपल। मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस मिनिमाइजिंग हार्म, ये भी अपन स्टेप है, मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस, ठीक है, एंड मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग हार्म। तो ये हम प्रिंसिपल इसको फॉलो कर सकते हैं। लार्जर पब्लिक गुड को देख सकते हैं, गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सिविल सोसाइटी, यानी कि हम समाज में लोगों को क्या जवाब देंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी, हम लोगों को किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा, हमको सब लोग पूछेंगे तब हम लोगों के पास क्या उत्तर है, तो वो होता है। उसी प्रकार से आप होता है कि आपको जब आप पूरे स्टेडियम के बीच में खड़े हैं या फिर स्टेडियम ना मानते हुए पूरी दुनिया आपको देख रही है, उस प्रकार तब आपका डिसीजन क्या होगा, जो कांट बोलता है इट बिकम्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। आप कुछ ऐसा बोलें कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बन जाए। ऐसा ना हो कि केवल इस सिचुएशन में, बल्कि हर एक सिचुएशन में उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। या आप जब सभी लोग आपको, सारी दुनिया आपकी तरफ नगर निगाहें टिकाए बैठेंगी, उस केस में आपका जो डिसीजन होगा वह डिसीजन ये होगा जो आपका जस्ट डिसीजन होगा, यानी कि आपका न्यायपूर्ण डिसीजन होगा, सभी के लिए एप्लीकेशन होगा, सभी के लिए एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, आपको ये सब प्रोसेस है आपकी क्या है, एथिकल डिलेमास का ऑर्डर, उसको फॉलो करते हुए आपको क्या है, आपको एथिकल डिलेमा को दूर करना है। The bureaucracy should be loyal to the country and its people while decision making considering consequences of such decisions, ठीक है। तो अपन जो देशद्रोह होते हैं तो उसमें जब गद्दारी की भावना आती है तो उसमें ये चीजें हैं कि should be loyal to the country and its people while decision making. It is fundamental ethical duty of civil servants to show a spirit of neutrality and discretion and keep their own personal preferences out in the performance of their duties and responsibilities. Again पूरी चीजें इसने रिपीट करी है कि एथिकल ड्यूटी है क्या है, न्यूट्रलिटी और डिस्क्रिशन को मेंटेन करना है, बट अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को परफॉर्मेंस से बाहर रखते हुए ये चीज करना है, ये चीज अपने को करनी है। तो इसी प्रकार से अपन जो अपने एथिकल डिलेमा है उसको अपन दूर कर सकते हैं अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम हमारे डिलेमा को क्या है, दूर कर सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन आपके केस स्टडीज में बार बार आएगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी, एक तरफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अवॉइडिंग एक्सट्रीमिटीज, कभी मिनिस्ट्रियल प्रेशर आएगा, वो भी एक केस स्टडी है। मिनिस्ट्रियल प्रेशर है तो यानी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट, ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो सुपीरियर है या मिनिस्ट्रियल है उससे आपको किस तरीके से बिहेव करना है, उनको किस तरीके से रिप्लाई करना है। अब कोड ऑफ कंडक्ट तो ये कहता है कि इनको हाँ में हाँ रिप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन वहीं आपको पता है अगर उसके कोई परिणाम है, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, उस केस में आप मना भी कर सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है उस केस में आप नो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी पॉइंट लिखें प्लस माइनस, उसका आपके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बीच में डिफरेंसेस देख लीजिए और डिफरेंसेस के साथ साथ डेफिनेशन भी मिल जाएगी। और इन जनरल समझने के लिए कोड ऑफ एथिक्स एक जनरल कोडिफाइड, कोड ऑफ एथिक्स यानी कि कोडिफाइड रूल्स मान लीजिए, सेट ऑफ रूल्स मान लीजिए, फिक्स्ड। कोड ऑफ कोडिफाइड सेट या रूल्स, कोडिफाइड एथिक्स मान लीजिए इसको। कोड ऑफ एथिक्स इज अ ब्रॉडर और बिगर टर्म, एथिक्स में जितनी भी चीजें आ रही है वो इसमें है। कंडक्ट में सिर्फ आपका आचरण देखा जा रहा है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, यानी कि लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या है, एक ब्रॉडर है। यहाँ पे कोडिफाइड नहीं, ये कोडिफाइड इधर आएगा, दोनों में हालांकि कोड लिखा हुआ है, लेकिन कोडिफाइड सेट नॉर्म्स ये है फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट में। ये ब्रॉडर है, एथिकल टर्म से एथिकली भी आपको डिसीजन लेना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, वो इसमें ना आके कोड ऑफ एथिक्स में आएगा, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में आएगा। इट इज जनरल एंड ब्रॉड इन नेचर, यानी कि इसमें सब कुछ आएगा, आपका आचरण किस प्रकार से रहना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट एवरीथिंग इज इनकलकेटेड इंक्लूडेड इन कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक एंड नैरो इन रेंज, समझ में आया। इट गवर्न्स डिसीजन मेकिंग, इट गवर्न्स एक्शंस, यानी कि कंडक्ट आचरण कैसा है और यहाँ डिसीजन मेकिंग कैसी है। इट इज फोकस्ड ऑन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, इट इज फोकस्ड ऑन कंप्लायंस एंड रूल्स एक्सेट्रा, यानी कि ये बनाने के लिए डिफरेंस है, मोटा मोटा आप समझ गए। कंडक्ट यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स आपको दिए गए हैं, जिस तरीके से आपको, जिस प्रकार का आपको आचरण या बिहेवियर रखना है कि ये सब है। कोड ऑफ एथिक्स इन जनरल आपके डिस्क्रिप्शन रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर पे रहता है। It is publicly available and addressed to anyone with an interest in an institution's activities. It is generally addressed to and intended for employees alone.
They are wide-ranging and non-specific, enable employees to make independent judgments about the most appropriate course of action. They generally require little judgment. One has to obey or incur a penalty, and the code provides a fairly clear set of expectations about which actions are required, acceptable और prohibited. यानी कि सिंपल टर्म्स में आपको आ गया कि कोड ऑफ कंडक्ट में कम दिमाग कम लगाते हुए जो कोड्स दिए गए, रूल्स दिए गए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और जो भी आपके प्रोविजन से प्रावधान है सजा का, या आपको उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स कोर एथिकल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं कोड ऑफ कंडक्ट इट इज अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर that are followed or restricted under the organizations। या तो फॉलो होंगी या रिस्ट्रिक्टेड होंगी, यानी कि डूज एंड डोंट्स होंगे। जबकि यहाँ सच डूज एंड डोंट्स या वॉइस ऑफ कॉन्साइंस भी रहती है। यहाँ कॉन्साइंस की आवाज भी रहेगी आपकी, कि आपकी अंतरात्मा, आपकी इंटेंशन यहाँ पे रहेगी, जबकि यहाँ पे इंटेंशन और ये सब नहीं। कोड ऑफ एथिक्स इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच इन्फ्लुएंस द जजमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज एक्शंस, ठीक है। तो ये आपके बीच में डिफरेंस करने के लिए आ सकता है 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में। तब आपको ये डिफरेंस में ये टेबल बना देनी है, ये टेबल आपको बना देनी है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स आर वाइडर इन नेचर एज कंपेयर टू कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमने पहली लाइन देख ली। कोड ऑफ कंडक्ट आर नैरो। Ethical standards generally are non-specific and designed to provide a set of values or decision making included है। Conduct standards generally provides a clear set of expectations about which actions are required, acceptable or prohibited, ठीक है। क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या एक्सेप्टेबल प्रोहिबिटेड है, वो सब इसमें आ रहा है। एथिकल स्टैंडर्ड्स जनरली आर नॉन स्पेसिफिक, हो गया। इट इन टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट्स, ये भी अपन ने कर लिया। पर्टिकुलर रूल इन कोड ऑफ एथिक्स माइट स्टेट दैट ऑल एम्प्लॉयज विल ओबे, ये अपन ने देख चुके हैं। ए पर्टिकुलर रूल इन द कोड ऑफ एथिक्स माइट स्टेट दैट ऑल एम्प्लॉयज विल ओबे द लॉ। ए कोड ऑफ कंडक्ट माइट लिस्ट सेवरल स्पेसिफिक लॉस रिलेवेंट टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस दैट एम्प्लॉयज नीड टू बी ओबे। यानी कि सिंपल टर्म्स में ये जनरलाइज सा है, ये स्पेसिफिक सा है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स इज जनरलाइज्ड और सभी के लिए लागू होता है। वहीं कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिकली ये रीजन है कि ये हायर स्टैंडर्ड, ये यहाँ पे है तो इनके लिए ये है, ये यहाँ पे है तो इनके लिए ये कोड है। सबके लिए अलग अलग कोड्स अपने डिफाइंड है, सबके लिए अपने कोड्स अलग अलग डिफाइंड है। तो यही आपका कोड ऑफ एथिक्स आपका जो था वो आपका लास्ट टॉपिक था एथिक्स में, सिलेबस में, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स क्या था? लास्ट टॉपिक था आपका एथिक्स के सिलेबस का। अब इसमें एक टॉपिक रह गया था एक्स्ट्रा में, थिंकर्स का, जो कि आपके वैल्यू एडिशन में काम आता है, थिंकर्स, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, एथिक्स का है, तो यहाँ पे जो थिंकर्स है इसके कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है 5 नंबर का, ठीक है। जैसे प्लेटो का जस्टिस के बारे में एक सवाल पूछा गया था, प्लेटो के जस्टिस के बारे में बताया गया था, या फिर नॉलेज इज वर्च्यू के बारे में बात करी, या कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। नॉलेज इज वर्च्यू के बारे में बात की है तो ये गुड फॉर इंडिविजुअल इज गुड फॉर सोसाइटी, या गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर इंडिविजुअल। देयर इज हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस तरीके से सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो डायरेक्टली इनका नाम नहीं देते हुए गांधी जी के सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है। तो आपके यहाँ कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ये सेम फिलोसॉफिकल एसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसपे अपन ने नॉलेज इज वर्च्यू पे अपन ने देखा कि किस प्रकार से हम इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। बस हमारे पास अगर वोकेबलरी अच्छी है और हमारे एग्जाम्पल्स अच्छे हैं तो हम टॉपिक को इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये थिंकर्स का टॉपिक लास्ट में लेने की अप्रोच यही थी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का नहीं है और इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। थिंकर्स का कोई एंड नहीं है, तो इनकी जो जो इन जनरल पॉजिटिव चीज है, सपोज आपको किसी केस में आपको अस्त्र उठाने पड़ते हैं, लेकिन मानव के सामने ये दुविधा है कि अस्त्र उठाए कि नहीं उठाए, तब आप गीता का इस्तेमाल कर सकते हो उस केस स्टडी में, कि एट टाइम्स गीता आल्सो सेज कि वी हैव टू रेज वेपन्स, की जैसे फॉर एग्जांपल केस स्टडी क्या है कि जो टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, अब उसमें क्वेश्चन है डज एंड जस्टिफाई द मीन्स, डज एंड जस्टिफाई मीन्स, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा, कि क्या मीन्स को सपोर्ट करता है, एंड्स जो है क्या मीन्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एंटी टेररिस्ट या एंटी नक्सलवाइज, एंटी नक्सलिज्म, ये एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड हो गई। वेयर यू आर किलिंग अ पर्सन, ठीक है, एक तरफ सोवरेंटी है, दूसरी तरफ आप इंसान को मार रहे हैं। तो गीता में बोला है कि एट टाइम्स वी हैव टू रेज वेपन्स टू स्टैब्लिश धर्मा, टू स्टैब्लिश धर्मा वी हैव टू रेज वेपन्स, ठीक है। तो धर्म की स्थापना के लिए हमको क्या है, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से कौटिल्य है वो बोलते साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि इन्होंने भी दंड और भेद, यानी कि इन्होंने भी दंड और भेद के प्रोविजंस रखे हैं, तब हम इन थिंकर्स का यूज कर सकते हैं अपने आधा नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए, ठीक है।
आधा नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए। ऑल्दो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सवाल कौटिल्य का क्या रोल है, क्या एथिकल्स है, वो ना मिलके आपको इस तरीके से मिलेगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो थे आपके एथिक्स ऑफ भगवत गीता एंड गांधीयन एथिक्स, ठीक है। तो वो अपन ने कवर कर लिए हैं। गांधीयन एथिक्स हमने कवर कर लिया है, सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, ठीक है, तालिस्मान, तावीज, वो सब इसमें है, ठीक है, वो सब इनमें कवर हो जाएंगे। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, तालिस्मान हो गया, तालिस्मान हो गया, सर्वोदय हो गया, स्वराज हो गया, सर्वोदया, स्वराज, ये सब इसमें आ जाएंगे। ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल हो गया, सेवन सिंस हो गए, ट्रस्टीशिप, सेवन सिंस हो गए, सेवन डेडली सिंस हो गए। उसके अलावा प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स हो गया। तो ये सब अपन ने देख चुके हैं, क्विक रिवीजन, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ, हम लोगों की क्लास में ये हो चुका है। प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स हम लोगों का देख लिया है। उसके अलावा गांधी, उसके अलावा जो हम लोगों के गीता के जो एथिक्स थे उसमें भी निष्काम कर्मयोग, ठीक है, निष्काम कर्मयोग, स्वधर्मा, स्वधर्मा के बारे में बात करी है। निष्काम कर्मयोग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज विदाउट फेवर एंड फर्वर, निष्काम कर्म योग, इसमें बात किया है। कर्म भक्ति ज्ञान योग के बारे में बात किया गया है। तो अपन किस प्रकार से तीनों से कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं, कर्म, ठीक है, कर्म भक्ति ज्ञान के बारे में फोकस किया गया है। पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है, ठीक है, पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है। तो ये सब चीजें अपन ने स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स दे रखे थे वो दे रखे थे थिंकर्स में अपने ने। और जो अपने इंडियन थिंकर्स थे या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनकी हमने जो वैल्यूज थी वो हम लोगों ने सबने देख रखी थी, ठीक है, जिसमें हमने नेल्सन मंडेला भी इंक्लूड किया था, ठीक है, मदर टेरेसा को भी हमने इंक्लूड किया था। इस प्रकार से जो वर्ल्ड लीडर्स थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मार्टिन लूथर किंग को भी हमने देखा था, अब्राहम लिंकन को भी दिया था। अब्राहम लिंकन, इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप अ ट्री, आई स्पेंड फर्स्ट फोर शार्पनिंग द एक्स। अगर मुझे 6 घंटे मिलते हैं पेड़ काटने के लिए तो 4 घंटे मैं एक्स की धार लगाने में लगाऊंगा, ठीक है, एक्स को लाड़ी की धार में लगाऊंगा। तो यानी कि प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको पास आता है कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन थिंकर्स का इस्तेमाल आप आधा आधा एक नंबर एक्स्ट्रा एडिशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि वो गांधीयन एथिक्स के और गीता के एथिक्स के ही पूछ सकते हैं वर्तमान में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल यूज पूछा जा सकता है। चलिए, कॉटिलियस थॉट्स, फिर भी इनके बारे में कुछ कुछ अगर यूनिक चीज है तो अपन वो देख लेते हैं, ताकि वो यूनिकनेस हमारे पास रहे, और इनकेस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग उसको आराम से डील कर सके, ठीक है। चलिए, किंग के लिए इन्होंने किंग के लिए क्या थॉट दी है? किंग इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर इज वेलफेयर। यानी कि वो बोलते हैं कि जो उनके सब्जेक्ट्स, जो प्रजा है, वो अगर खुश रहती है तो उसके में ही राजा की खुशी है। अब बेनिफिट फॉर द सोसाइटी इज बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल, वहां आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट में आप इनको यूज कर सकते हैं, कि जहाँ प्रजा की ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट, वहीं पे जो किंग है उसका बेनिफिट। Anything considers as good only when it is good to the subjects and shall not consider it good anything which causes harm to his subjects। यानी कि अगर वो प्रजा को नुकसान पहुंचाता है तो वो शुभ नहीं है। शुभ और अशुभ में भी यूज कर सकते हैं कौटिल्य के थॉट। और शुभ क्या है? जो उसकी प्रजा को फायदा पहुंचाए, उसकी प्रजा के लिए शुभ हो, वही किंग के लिए शुभ है। किंग ऑल्सो इज एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू हिज सिटीजंस। तो क्या होना चाहिए? किंग हमेशा क्या होना है? एक्सेसिबल एंड अवेलेबल होना चाहिए अपनी प्रजा के लिए। He emphasized on code of conduct to the king and his council of ministers। इसने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करी। They should not own assets of the people। उनको लोगों के एसेट्स ओन नहीं करने हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में ये बात करते हैं। सक्सेसिव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ता रहना चाहिए। इन फेवर ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं। और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द किंग के बारे में बात करते हैं। यानी कि मेनली किंग कैसा होना चाहिए, उसकी प्रजा कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। तो आपके पास जो लीडरशिप क्वालिटीज आएगी, लीडरशिप टॉपिक आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं और भी है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, वहां पे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साम दाम दंड भेद नीति इन्होंने इस्तेमाल करी। साम दाम दंड एंड भेद, ठीक है। टीचिंग एंड अवेकिंग पब्लिक एंड पब्लिक अबाउट एथिकल वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इनको बता के इंसेंटिवाइजिंग, दाम देकर, हार्ड वर्किंग ऑफिशियल्स, रिकॉग्नाइजिंग द ऑनेस्ट पीपल, बेटर सैलरी स्ट्रक्चर्स, बेटर वर्किंग कंडीशन, बेस्ट सर्विस कंडीशंस, ठीक है। देयर शुड बी ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफिशियल्स। ये तरीके हैं दाम के, दंड में है। दोज हु इंडल्ज इन करप्ट एक्टिविटीज शुड गेट पनिशमेंट। Punishments acts as deterrents and creates fear among the officials which results corruption becomes high risk activity, ठीक है।
चलिए, क्योंकि हाई रिस्क एक्टिविटी कैसे, अगर दंड मिलेगा उनको इस चीज के लिए। विजिलेंस एंड इंटेलिजेंस एंड स्पाई सिस्टम, ये क्या है आपका भेद सिस्टम है। टेकिंग ब्राइब्स एंड अनअकाउंटेड मनी टू बी रिपोर्टेड, विसल ब्लोइंग, ये सब इसमें आ जाएंगे, यानी कि चाणक्य नीति में इंक्लूड हो जाएगा। दो कौटिल्य, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, रोट हिज बुक दैट, ओके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हो गया। फिर थिरुकुरल के बारे में बात करते हैं। ये अपना हो गया सिंपल सा थिरुकुरल के, जो ये अपना हो गया कौटिल्य जी के बारे में, ठीक है। कौटिल्य जी के बारे में अपना हो चुका है, उन्होंने किंगशिप के बारे में बात करी। अब अपन थिरुकुरल के बारे में बात करते हैं। थिरुकुरल के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या बात कही। तो कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिख दिया था कि मोर ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात करी थी। तिरुकुरल ने कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन पॉलिटिकल गवर्नेंस, विजडम एंड लव, ठीक है। इन्होंने किस पे फोकस किया तिरुकुरल ने, पॉलिटिकल गवर्नेंस, विजडम एंड लव, ठीक है, इन चीजों पे फोकस किया। थिरुकुरल हैज गिवन मेनी कॉन्सेप्ट्स इन थिरुकुरल रिगार्डिंग किंग एंड किंगडम व्हिच कैन को, अगेन थिरुकुरल इज द बुक, ठीक है। थिरुकुरल इज द बुक बाय थिरु व, ठीक है। थिरुवल्लुवर की थिरुकुलर किताब है, जिसके बाद जिसमें ये चीज फोकस किया गया है पॉलिटिकल गवर्नेंस, विजडम और लव के बारे में, जिस प्रकार से, ठीक है। तो थिरुकुरल के बारे में फोकस करते हुए, थिरुकुरल बुक के बारे में फोकस करते हुए थिरुवल्लुवर ने जो लिखा है उसमें ये कहा है कि किंग एंड किंगडम विच कैन बी कोरिलेटेड विद द कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लाइक स्टेट और गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने उस टाइम पे दे दी थी। क्या थी, क्वालिटीज ऑफ किंग, क्वालिटीज ऑफ किंग यानी कि किंग किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज है, करेज, liberal hand, wisdom and energy, knowledge, taking strong decisions, ठीक है। ये सब क्वालिटीज एक किंग के बारे में थिरुवल्लर ने बताई है, या थिरुकुलर ने की किताब में लिखी गई है, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ किंग। तो ये आपको क्यों है, ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। अगेन इनको वर्ड्स को स्टोर करते रहिए, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, आपका नंबर स्कोर अच्छा आएगा। व्हाट अ किंगडम शुड एंड शुड नॉट हैव, क्या क्या होना चाहिए, कंप्लीट कल्टीवेशन, एक्सेसिव स्टारवेशन, वर्चुअस पर्सन, इररेमेडिबल एपिडेमिक्स, मर्चेंट्स विद इनएग्जॉस्टिबल वेल्थ, डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ये सब क्या होना चाहिए किंगडम के पास, होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ किंगडम में क्या क्या आएंगे, पीपल, आर्मी, रिसोर्सेस, मिनिस्ट्री, फ्रेंडशिप एंड फोर्ट, ये सब चीजें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ किंगडम है। 1 2 3 4 5 6 चीजें दी गई हैं, इसने 6 चीजें बताई है। पीपल, आर्मी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ किंगडम डिफाइन कर दीजिए एज पर थिरुकुलर, तो आपको ये बताना है। ड्यूटीज ऑफ किंग, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, कलेक्टिंग रेवेन्यू, प्रोटेक्टिंग रेवेन्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रिसोर्सेज को देखिए, रेवेन्यू को जनरेट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, उसको सेव किए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये आपके क्या है, किंग का काम है, किंग का काम है। द कोर थीम ऑफ इट इज अबाउट हाउ टू बी रैशनल एंड प्रैक्टिकल पर्सन, हाउ टू बी रैशनल एंड प्रैक्टिकल पर्सन। ये तो इन जनरल आपने जो भी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स देखे होंगे और उनके बारे में पूछा जाता है, तो सबके बारे में एक कॉमन चीज है कि रैशनल एंड प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन फैक्ट्स या फिर बेस्ड ऑन लॉजिक के बारे में ये बात करते हैं। ट्रूथफुलनेस, इवन अ लाई कुड बी कंसिडर्ड एज अ ट्रूथ इफ दैट लाई इज हार्मलेस एंड ब्रिंग्स अनक्वेश्चनेबल बेनिफिट्स, अनक्वेश्चनेबल बेनिफिट्स। ऐसे केस स्टडी में भी आप देखेंगे कभी कभी क्या है कि सच बताने से दंगे भड़क सकते हैं, उस केस में ट्रुथ जो है वो बताई नहीं जाती, नहीं बताई जाती। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आप बता सकते हैं, राफेल डील में आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, राफेल डील, तो कभी कभार आपकी चीजें ऐसी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर्स पे जो आपके गार्ड कर रहे हैं, तो आपको सच नहीं बताया जा सकता, ऐसा होता है। गॉड एंड रिलीजन, इवन इफ गॉड एंड फेट डज नॉट विल इट, योर ट्रू एफर्ट्स विल बियर द फ्रूट्स, यानी कि इन्होंने फोकस किया है किस पे, आपके कर्म पे, आपकी मेहनत पे। अगर भगवान नहीं चाहते, आपकी डेस्टिनी भी नहीं चाहती, ये कह रहे हैं, ठीक है, प्रारब्ध से भी, यानी कि डेस्टिनी भी नहीं चाह रही, भगवान भी नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी जो सही एफर्ट्स है वो आपको फल जरूर देंगे। फॉरगिवनेस, रिटेलिएशन विल ब्रिंग जॉय ओनली फॉर अ डे, पेशेंस एंड फॉरगिवनेस विल जॉय फॉर लाइफ, ठीक है। आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड का काउंटर एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई फॉर एन आई वाला क्वेश्चन आ गया, विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, विल मेक द होल होल वर्ल्ड ब्लाइंड, अगर ये सवाल आता है उस केस में आपके सामने ये ऑप्शन है कि किस प्रकार से आप ये लिखें कि रिटेलिएशन, या इट इज नॉट द
Alexander who conquered the world, but Buddha who conquered the world. ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें आपने देखा कि जो अशोक था उसको बहुत हानि पहुंची, मानसिक, ठीक है, मानसिक हानि उसको बहुत पहुंची. रिटेलिएशन विल ब्रिंग जॉय ओनली फॉर अ डे, बट पेशेंस एंड फॉरगिवनेस विल ब्रिंग जॉय फॉर क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो. आपने रामायण में भी एग्जाम्पल देखा है. कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. Great is the joy of the mother when a child is born to her, but greater is the joy when she hears his unblemished character and scholarliness from others. जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके बारे में वो उसकी जो मदर होती है उसके लिए बहुत अच्छा, यानी कि अच्छी बात है, ग्रेटफुलनेस है, अच्छी बात है. लेकिन ग्रेटर क्या है, जब वो उनके बारे में कहीं से तारीफ, उसके कैरेक्टर चरित्र के बारे में कहीं से तारीफ सुनती है, तो ये कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बताता है. Talk with caution. Even the most powerful person in the world will get into serious trouble with a loose tongue. Even fire burns will heal easily, but burns from loose words will never be. यानी कि उन्होंने बोला है जब भी आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें, कॉशन के साथ बोलें, कॉशन के साथ बोलें. ठीक है, अभी आपने राहुल गांधी जी का देखा था, डिफेमेशन वाला केस लग चुका था. ठीक है, और उनसे सदस्यता भी रद्द हो सकती थी. ठीक है, डिफेमेशन केस में उसमें उनकी सदस्यता थी वो भी रद्द हो सकती थी. इस प्रकार का एग्जाम आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं. अगेन टर्म क्या है, ग्रेस और चैरिटी के बारे में क्या बोलते हैं. ग्रेस इज द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द मदर कॉल्ड लव. However, grace is always raised as the stepchild of wealth. Stepchild of wealth. Righteousness, nothing will protect you as much as righteousness. Nothing will destroy you as much as the lack of righteousness. Again, इफ इंटीग्रिटी, जैसे इंटीग्रिटी के लिए बोला जाता है, सत्यनिष्ठा के लिए बोला जाता है, इफ इंटीग्रिटी इज देयर नथिंग एल्स मैटर्स. और दूसरा, इफ इंटीग्रिटी इज नॉट देयर देन ऑल्सो नथिंग एल्स मैटर्स. यानी कि होल एंड सोल इज इंटीग्रिटी, यानी होल एंड सोल इज राइटियसनेस. नथिंग विल प्रोटेक्ट यू एज मच एज राइटियसनेस. नथिंग विल डिस्ट्रॉय यू एज मच एज लैक ऑफ राइटियसनेस. ठीक है, नेशन और स्टेट के बारे में, नेशन शुड हैव 5 की एलिमेंट्स. तो अब आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ द नेशन as per Thirukular, then good health, good economy, harvest, happiness and strong defense आपका आंसर होगा. good health, good economy, और इसी ऑर्डर में harvest, happiness and strong defense should be the answer and in the order. ठीक है, wealth के बारे में, wealth is like a lamp taken into a dark room. It can eliminate the despair of darkness and poverty. ठीक है, डार्कनेस और पॉवर्टी के लिए है कोई चीज. ये नॉलेज और एजुकेशन के बारे में यही चीज बोलते हैं, उसको एथिकल टर्म्स में यूज करके नॉलेज और एजुकेशन का अपन यूज करते हैं कि इट कैन ब्रिंग लाइट. ठीक है, इट कैन रेज लाइट. विन और लूज, बेटर टू लूज फाइटिंग एन एलिफेंट देन टू फील एलेटेड विनिंग अ रैबिट. ठीक है, बेटर टू लूज फाइटिंग एन एलिफेंट देन टू फील एलेटेड विनिंग अ रैबिट. तो लड़ना है तो अच्छे से ही लड़ो. ठीक है, तो अच्छे से लड़के और फिर जीतो या हारो तो मैटर नहीं करता, बट लड़ाई हमेशा बराबर लड़ो. ठीक है, अपने से ऊपर लड़ो. ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं. थिरुकुलर के बारे में हम लोगों ने बात करी. महात्मा गांधी जी अर्लियर हम लोगों ने देख लिया था. कौटिल्य जी के बारे में हम लोगों ने देख लिया. अब अपन आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनके बारे में वह बहुत सारे विचार है, लेकिन अपने पास जो अपन ने कुछ लिया वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मिक्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिज्म और वेस्टर्न मटेरियलिज्म फॉर अ हैप्पियर लाइफ ऑफ मैन. इंडियन स्पिरिचुअलिज्म क्योंकि इंडिया या इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ ऑफ सोसाइटी के लिए वेस्टर्न मटेरियलिज्म वो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी या डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि अगर वो उसकी तरफ ही नहीं बढ़ेगा, वेस्टर्न मटेरियलिज्म की तरफ नहीं बढ़ेगा, कॉमोडिफिकेशन की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो इंसान डेवलपमेंट की राह क्यों चुनेगा. वाई ही चूज डेवलपमेंट टू ईज लाइफ, यानी कि वेस्टर्न मटेरियलिज्म के बारे में मिक्स होना चाहिए किसका, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म का, या फिर आपको बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट और मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट फॉर अ हैप्पियर लाइफ ऑफ मैन. ठीक है, तो इनके बारे में क्या कहा है, चलो इनके बारे में देखते हैं. इज अ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, पायनियर ऑफ रैशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. पायनियर ऑफ रैशनलिस्ट मूवमेंट, हालांकि सर मॉडर्न मैन आपको पता है राजा राम मोहन रॉय जी को बोला जाता है. ठीक है, तो मोर और लेस सोशल थिंकर्स जो थे, सोशल रिलीजियस थिंकर्स थे, उनके लिए रैशनलिटी सबसे की फैक्टर था. रैशनलिटी यानी कि सोचना, ऑर्थोडॉक्स जो चीजें थी उनको, विचार उनको त्याग कर, ठीक है, नए तरीके से, नए सिरे से लॉजिकल सोचना. राजा राम मोहन रॉय, रिनाइसेंस मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, follower of Vedanta philosophy. His version of Vedanta called as practical Vedanta based on Adi Shankaracharya's
अद्वैत फिलोसफी, आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलोसफी है, उसी से ये डिराइव की गई है। क्या? ही ट्राइड टू फाइंड साइंटिफिक अकाउंट ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता। विवेकानंद डीपली इंप्रेस्ड विद वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी कि इनको साइंटिफिक डिस्कवरीज, वेस्टर्न मटेरियलिज्म पे भी इन्फ्लुएंस था और इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के बारे में तो ये बात करते ही हैं। ठीक है, एक बीच में स्लाइड इसलिए डाल दी, व्हाट स्वराज मीन टू अस, क्योंकि ये जब हम थिंकर्स देख रहे थे तो वहां पे मुझे एक अच्छा पॉइंट मिल गया। तो थिंकर्स में स्वराज जो है, और स्वराज में गांधी जी का स्वराज क्या है, तो वो क्या है, स्वराज टू द पुअर, अवेकनिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पियर। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, अवेकनिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, नो मेजोरिटी रूल, नो मेजोरिटी रूल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स टू अचीव स्वराज थ्रू पेशेंस, परसिवरेंस, सीजलेस टॉयल, करेज एंड इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द एनवायरमेंट। स्वराज के बारे में भी क्वेश्चन बन चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है। बेसिस इन सेल्फ सेक्रीफाइस थ्रू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि वही टर्म्स है लेकिन आपको उसको यूज करना चाहिए। स्वराज होना चाहिए अपने डिजायर से, अपने इमोशन से, अपने जो आपकी एक्स्ट्रा फुलफिलनेस, एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस जो है उससे रिमूवल होना, उससे बचना आपका स्वराज है। ठीक है, डिजायर्स पे भी कंट्रोल, इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना आपका स्वराज बताता है। Genius of a civilization. If Swaraj was not meant to civilize us and to purify and stabilize our civilization, it would be nothing worth. The very essence of civilization is that we give a paramount place to morality in all our affairs, public और private, यानी कि ये कोट है। ठीक है, सिविलाइजेशन के लिए, स्वराज के लिए, कि स्वराज वॉज नॉट मीन टू, अगर वो सिविलाइज नहीं कर सकती, प्योरीफाई नहीं कर सकती, स्टेबलाइज नहीं कर सकती, तो उसका कोई वर्थ नहीं है, उसका कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो वो एक ऐड कर लीजिएगा आप, गांधी जी वाले टॉपिक में ही ऐड कर लीजिएगा, स्वराज बाय गांधी जी क्यों। और मैंने आपको बताया है कि ऐड कहाँ कर सकते हैं, इस तरीके की ही नोट्स बनाने हैं, साइड में स्पेस अवेलेबल है, नीचे स्पेस अवेलेबल है, तो वहां जाके ही ऐड करिए उस नोट्स को, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग हो सके वोकैबुलरी। अगेन, जवाहरलाल नेहरू तो मोर और लेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रियम्बल, और अंबेडकर साहब की जो जो है प्रियम्बल और अंबेडकर साहब की जो जो पॉइंट्स है वो इसमें फोकस कर देंगे। 5 ईयर प्लान्स भी इसमें ही है। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स भी इनकी है। सबसे इंपॉर्टेंट सोशलिज्म को इन्होंने, सोशलिस्ट, नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक है, नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म। ठीक है, इन्होंने समाजवाद के बारे में बात करी, क्या क्या है, वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनलिटी, एम्स वगैरह, आईआईटीज वगैरह इंस्टीट्यूशंस इन्होंने फोकस किए। और इसके अलावा यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स में सेकंड 5 ईयर महालनोबिस मॉडल, जहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फोकस बूम मिला। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रीज का स्टेब्लिशमेंट हुआ, रैशनैलिटी एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म इनकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो ये हो गए अपने थिंकर्स, जिसमें अपन ने देख लिया मोटे मोटे। अब इन थिंकर्स और नहीं है, इंडियन थिंकर्स आपको कोई और भी मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मिलता है, ठीक है, औरोबिंदो घोष, तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्यों, क्योंकि ऐसे, और इनकी कोई एंडलेस नहीं है, आप चलते रहिए, चलते फिरते देखते रहिए, कहीं कुछ मिलता है थिंकर्स के बारे में, तो इन जनरल आपके वैल्यू एडिशन में ये काम आएंगे। ठीक है, आधा एक नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज करने में काम आएंगे, और डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बनना पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि फिर थिंकर्स खूब सारे हो जाएंगे, हर एक थिंकर के बारे में आप, जैसे फॉर एग्जांपल दलाई लामा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, यूपीएससी रेस्ट्रिक्ट करता है, पर्टिकुलर नेम देके नहीं पूछता, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो ये होगा इंडियन थिंकर्स। देन वी हैव वेस्टर्न, वेस्टर्न में आ जाते हैं सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स जो कि नॉलेज इज वर्च्यू, यानी कि ये तो सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज पे फोकस करेगा। वर्च्यू एथिक्स के बारे में बात करते हैं। Virtue ethics primarily concerned with helping one person become a better person through self-improvement. Through self-improvement. Virtue ethics require us to understand how to be transform ourselves into better people. हम कैसे अच्छे बने. That means we have to understand what is moral, how to be motivated to be moral, and how to actually behave moral. पहले समझो what is moral क्या है, हाउ टू बी मोटिवेटेड फॉर टू बी मॉरल, हम उसको मॉरल बने रहे वो क्या है, हाउ टू एक्चुअली बिहेव मॉरली, और उसके बाद हम एक्शन लें या बिहेव करें मॉरली, वो आपके वर्च्यू एथिक्स है। फिर सॉक्रेट्स थॉट दैट नॉलेज इज वर्च्यू, क्या बोला, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू लीड्स टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, नॉलेज क्या है, वर्च्यू है, वर्च्यू क्या करती है, हैप्पीनेस लेती है। इट मेक्स सेंस टू थिंक दैट मॉरल पीपल नो व्हाट मॉरलिटी इज। इफ यू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, देन यू माइट बी एबल टू चूज टू डू व्हाट यू नो टू बी राइट। सिंपल चीजें हैं। It also makes some sense to suspect that our beliefs about right and wrong influence our decisions. If we believe it's right to help a drowning
child, then it would be fairly shocking to decide not to do so, and it would less surprising when we decide to help the child. कुछ भी डिसीजन हमारा जो रहता है वो बेस्ड ऑन हमारा वर्च्यू एथिक्स की तरह रहता है, यानी कि इनहेरेंट रहता है. वर्च्यू ऑलवेज लीड्स टू हैप्पीनेस. Criminals commit crimes that hurt others. However, helping others can make us happy. So doing the right thing might be more fulfilling than committing crimes. ठीक है, यानी कि हम लोगों को कुछ अच्छा करते हैं तो हम लोगों को अच्छे हैप्पीनेस फील होता है, यानी वर्च्यू लीड्स टू हैप्पीनेस. Socrates proposed unity of the virtues. क्या कहते हैं? If you have one virtue, then you can have them all. For example, courage requires wisdom, wisdom requires moderation, ठीक है, and moderation requires courage. Again, Socrates argued that all virtues are a sort of wisdom, but it isn't clear that one sort of wisdom would require all sorts of wisdom. यानी कि wisdom में wisdom पे फोकस किया है, नॉलेज पे इन्होंने फोकस किया है, सब चीजों को उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I don't know nothing about programming computers, but that does not seem to make me less virtuous. However, Socrates might have envisioned a person with an ideal virtue that would require us to process all other virtues, assuming that there will be at least one situation when one virtue requires another. यानी कि मिक्सअप ऑफ virtues है. एग्जाम्पल के तौर पर, करेज टू फील द पेन ऑफ समवंस विड्रॉल सिम्टम्स आफ्टर बिकम एडिक्टेड टू सिगरेट्स. ठीक है, आफ्टर बिकमिंग एडिक्टेड टू सिगरेट्स. फिर इनकी कोटेशंस है. कोटेशंस इसलिए है, अगेन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस. कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आपको अगर दिखा हुआ होगा, आपने इस पे कुछ एनालिसिस किया होगा, आपने कुछ सोच रखा होगा, तो आपके लिए आसान होगा एग्जाम में कम टाइम में लिखना. वहीं दूसरी ओर आधा नंबर एक्स्ट्रा नंबर आप यूज कर सकते हैं. द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग. द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग दैट यू नो नथिंग. ठीक है, समटाइम्स यू वुड walls up not to keep people out but to see who cares enough to break them down. क्या बात है. contentment is natural wealth, luxury is an artificial poverty. ठीक है, और इसको आप वहां पे लिख सकते, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. क्या आप वहां पे यूज नहीं कर सकते, या क्या इसको ये यहाँ पे नहीं हो सकता, जिसपे फिलोसॉफिकल ऐसे पूछ चुका है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. तो वहां पे आप इसको, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लक्ष्य इज एन आर्टिफिशियल पॉवर्टी, अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर. अगर आपने सवाल समझ लिया है तो आधा आंसर आपको आ गया है. द हॉटेस्ट लव हैज द कोल्डेस्ट एंड. ठीक है, ज्यादा नहीं है. टू बी इज टू डू. ही इज नॉट ओनली आइडियल हु डूज नथिंग, बट ही इज आइडियल हु माइट बी बेटर एम्प्लॉयड. ठीक है, बी ट्रू टू थिन योर सेल्फ. ट्रू नॉलेज एग्जिस्टिंग इन नोइंग दैट यू नो नथिंग. ठीक है, ये वो सेम फर्स्ट वाली है. नॉलेज क्या है आपको, कि आपको पता है कि आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते. तो ये अपने सॉक्रेटिस के बारे में है. देन वी हैव इनका स्टूडेंट जो कि था प्लेटो. प्लेटो ने बात करी कार्डिनल वर्च्यूज की, 4 कार्डिनल वर्च्यूज की. और 4 कार्डिनल वर्च्यूज जो है आपके 2 नंबर का सवाल पहले पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है मॉरल यूनिवर्सलिज्म के बारे में. प्लेटो आइडेंटिफाइज 4 कार्डिनल वर्च्यूज जिसके अराउंड सारे वर्च्यूज रोटेट करते हैं, दैट आर नेसेसरी फॉर अ हैप्पी इंडिविजुअल एंड अ गुड सोसाइटी. He also believed that an ideal state should have people with these virtues. क्या क्या होने चाहिए ideal state में ये virtues? Prudence. Prudence is the right reason in action. It plays vital role in terms of guiding and regulating all other virtues. Then we have temperance, the strength that protects against excess and consists self-regulation. Courage, bravery to do justice. Justice, different okay idea of justice देख लेंगे. Justice ये बोलते हैं कि जो जो समाज में वर्गीकरण कर रखा है, यानी कि based on social order इन्होंने एक स्ट्रेटिफिकेशन कर रखा है, और सबको अपना अपना रोल प्ले करना है. अगर सभी वर्ग, जो सभी डिस्टिंक्शंस है, वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे, तो अल्टीमेटली सोसाइटी में न्याय स्थापित होगा. सोसाइटी में क्या है, जस्टिस स्टेब्लिश होगा जब सभी लोग अपना अपना फंक्शन, अपना अपना रोल, जो उनको ड्यूटी जो उनको असाइंड है, वो अगर करते हैं, तो वो जस्टिस यहाँ पे आएगा. तो प्रूडेंस, टेम्परेस, करेज, विजडम, जस्टिस, टेम्परेस, इनके 4 कार्डिनल वर्च्यूज है किसके, प्लेटो के. आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं, आइडियल स्टेट के बारे में. ठीक है, अभी कितनी स्लाइड्स हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में अपन एरिस्टोटल को नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आइडियल स्टेट, अकॉर्डिंग टू हिम एन आइडियल स्टेट शुड बी मेड अप ऑफ 3 क्लासेस, नेमली रूलिंग क्लास, मिलिटेंट क्लास, मिलिट्री क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास. 3 तरह की क्लास है इन्होंने, रूलिंग क्लास, military class and economic class. He believed that justice resides both in one single human being as well as the state. He said every human being is endowed with 3 qualities from different proportions. He said these qualities are reason, which resides in a person's head, spirit, which resides in a person's heart, and appetite, which resides in person's stomach. He said that these are the 3 parts of human soul. ठीक है, तो फिर जस्टिस के बारे में बात किया गया.
5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है इसकी जस्टिस के बारे में। फर्स्टली ही सेड ट्रू जस्टिस इज दैट दीज थ्री पार्ट्स शुड डू देयर राइटफुल बिजनेस इन ऑर्डर टू मेक अ ह्यूमन बीइंग होल, यानी कि पर्सन का एग्जांपल लेते हुए कि किस प्रकार से हार्ट, रीजन, सिर, स्पिरिट, हार्ट एंड एपेटाइट टू स्टमक, तीनों चीजें ऑर्डर में फॉलो होंगी, ठीक है, तीनों चीजें ऑर्डर में फॉलो होंगी तो जो बॉडी है प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी। इसी प्रकार से सोसाइटी में जो जो वर्गीकरण है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो ऑर्डर है, कास्ट क्लास सिस्टम है, जो भी सिस्टम डिजाइन हुआ है वो पर्टिकुलरली अपना रोल फॉलो करे। सेकेंडली दीज थ्री पार्ट्स एग्जिस्टिंग इन एवरी इंडिविजुअल शुड faithfully reflected in the state, which is a collective of human beings as a whole through the formation of three classes, namely ruling class, military class and economic class। ठीक है, रूलिंग क्लास, मिलिट्री, क्षत्रिय, रूलिंग, मिलिट्री, देन वी हैव इकोनॉमिक क्लास, वैश्यास, वैश्य, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास। तो इस तरीके से क्लासेस का वो है, डिवीजन है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एरिस्टोटल थॉट्स लेंगे और एक दो अगर चारवाक या इमैनुअल कांट वगैरह जो बचे हुए हैं, हाँ ठीक है, दो तीन और बचे हुए हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनको याद ही करना है, देयर इज नो एक्सेप्शन। इनको, इनकी थॉट्स जो है, कोटेशंस जो है आप याद करें, कोटेशंस जो है, कोट्स जो है याद करें, इनके थॉट प्रोसेस याद करें, किंगशिप के बारे में क्या बात करते हैं, स्टेट के बारे में क्या बात करते हैं, स्टेट किंग किस प्रकार से होना चाहिए, और मॉरल वर्च्यूज जो कार्डिनल वैल्यूज है या वर्च्यूज है उनके बारे में ये बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपन एरिस्टोटल को देखेंगे और फर्दर दो तीन क्लासेस में, दो तीन स्लाइड्स में अपन बाकी जो थिंकर्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। आई होप ये अच्छा लेक्चर अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।